देखो बच्चों, आज मैं नेक्स्ट टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये अपना जो मैथमेटिकल टूल वाला पार्ट है ये हार्डली अब 3 दिन का बचा हुआ है। मतलब आज का लेक्चर बच रहा है, फिर उसके अंदर अपन देखेंगे कि अपने को वो भी करना है एवरेज वैल्यू वगैरह, फिर उसके साथ उसमें ये भी आना चाहिए ग्राफ वगैरह। तो ये सारा चीज़ मिला के मतलब 2-3 दिन मान लो बच्चों की मैथमेटिकल टूल्स बचे हुए हैं, तो वहाँ तक आप लोगों को होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। यूँ समझ लो अब फिजिक्स की शुरुआत होने वाली है ना, पहले चैप्टर की। तो वही चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आज क्या है कि डिस्कशन जो है वो आप लोगों का, मतलब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं आप लोगों को बता दूं। अब एक्सरसाइज 2 भी करनी है आप। कल संडे है, आज सैटरडे है, 2 दिन आप लोगों के पास है। आप लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज 2 में भी इंटीग्रेशन के पूरे पार्ट तक कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और वो शायद मेरे ख्याल से 38-39 क्वेश्चन तक है, तो आपको 1 to 39 क्वेश्चन तक कंप्लीट करना है। वेक्टर का जो क्वेश्चन है उसको छोड़ देना, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन 3 है ना। एप्लीकेशन 3 के अंदर क्या है, जैसे मान लो एप्लीकेशन 3 होती है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, किसी भी चीज़ की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का भी यूज़ करते हैं। अब जैसे ऐसी जगह जहाँ पे इंटीग्रेशन में डायरेक्ट एवरेज वैल्यूज़ को अपन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ जैसे मैं आपसे कहूँ कि किसी एक क्लास के अंदर सभी स्टूडेंटों के जो मार्क्स आए, किसी जैसे 5 स्टूडेंट थे मान लो एक क्लास के अंदर, तो 5 स्टूडेंट थे, तो एक के 60, एक के 80, एक के 70, एक के 75, एक के 65 ऐसे नंबर आए, है ना। तो आप लोगों से पूछा जाए कि ऑन एवरेज उस क्लास के कितने मार्क्स आए, तो आप क्या करोगे कि सभी मार्क्स का टोटल करते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करते हैं, वहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है तो उसका एवरेज का मतलब क्या होता है कि उन 5 स्टूडेंट को हटा के केवल एक ऐसा स्टूडेंट बिठा दिया जाए जिसके मार्क्स उन सबके टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर के इक्वल होंगे, उसे अपन क्या बोलते हैं, एवरेज। यानी उस स्टूडेंट के बिहाफ पे अपन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैसे ही इसके अंदर क्या होता है बच्चों की, एवरेज वैल्यू के अंदर भी यही चीज़ है। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे अपने को इसमें तो डायरेक्ट पता था कि टोटल मार्क्स अपॉन टोटल वैल्यूज़ करनी है। मान लो फंक्शन में करना होगा तो क्या करेंगे, तो फंक्शन का मतलब यही होता है जब कभी भी हमारे को एवरेज वैल्यू निकालनी होती है, तो एवरेज वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू जो होती है वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का मतलब तो क्या हो गया, एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या हो गया, एरिया, या आप ऐसे कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ या टोटल सम ऑफ एलिमेंट्स, है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये एप्लीकेशन अपने को ध्यान में रखनी है। देखो बच्चों, ये इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है। इनडायरेक्ट एप्लीकेशन का मतलब आप लोगों को अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये डायरेक्ट नहीं आएगी, पर फिजिक्स के अंदर ये काम आने वाली है। कहाँ काम आएगी, ये एवरेज वैल्यू की चीज़ें काम आएगी आपके ऑसिलेशंस, वेव्स, ठीक है, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, वेव ऑप्टिक्स, ठीक। फिर इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, इन सब के अंदर ये वाला जो एवरेज वैल्यू का जो टॉपिक है वो काम आएगा। तो सभी बच्चे ये ध्यान में रखना, ये आप लोगों को हो सकता है आपके मॉड्यूल में इसके क्वेश्चन नहीं मिले, पर ये एप्लीकेशन है जो अपने को ध्यान में रखना है। किसी भी फंक्शन की अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी होती है तो उसका इंटीग्रेशन कर दें, डिवाइड बाय डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दें। अब जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में बताता हूँ कि हाउ वी हैव टू कैलकुलेट। जैसे मेरे से बोला जाए फर्स्ट फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, है ना। जैसे फर्स्ट मेरे से बोला जाए कि साइन एक्स की निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक, एक्स लेके 0 से लेके 2 पाई तक, है ना। फिर सेकंड बोला जाए साइन एक्स की ही निकालनी है,
एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। थर्ड बोला जाए कि cos x की निकालनी है, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू 3 पाई अपॉन 2, है ना। फोर्थ बोला जाए कि साइन स्क्वायर एक्स की निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से 2 पाई। फिफ्थ बोला जाए कि cos स्क्वायर एक्स की निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक, x वेरीज फ्रॉम 0 से 2 पाई। तो मतलब ऐसे फंक्शन से इनकी एवरेज वैल्यूज अपने को निकालनी है ना। अब मैं एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे हिसाब से एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू में क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये हमारी एवरेज वैल्यू होती है साहब। अब यहाँ पे देखो डी एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई, और यहाँ पे भी 0 से 2 पाई। क्या आया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 से 2 पाई डिवाइड बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स फ्रॉम 0 से 2 पाई। तो आया माइनस कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 डिवाइड बाय 2 पाई माइनस 0। अब देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 माइनस 1 यहाँ जब देखेंगे तो आया -1 अपॉन 2 पाई, तो आंसर क्या आया 0। यानी कोई फंक्शन अगर sin x है तो उसकी 0 से लेकर 2 पाई तक की जो एवरेज वैल्यू आने वाली है बच्चों, वो कितनी आएगी, 0। अब यहाँ देखो सेकंड, ये सेम इंटीग्रेशन ही है, बस इसमें क्या करना था, अपने को dx से डिवाइड करना है। ये सब मैंने कल निकला दिया था आप लोगों को, पर ये सब वापस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इनकी जो टर्म्स है ना वो ज़्यादातर यूज़ आती है, इनकी जो टर्म्स है वो ज़्यादातर यूज़ आती है। जैसे मैं कुछ चीज़ें तो आपको बताऊँ, इन दोनों का रिजल्ट तो बच्चों आप लोग ध्यान में ही रख लेना, इन दोनों का साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपके समझ लो कि फिजिक्स के अंदर डायरेक्ट हमेशा एप्लीकेशन की फॉर्म में काम आएगी। तो आप लोगों को इन दोनों के रिजल्ट तो बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, है ना। वैसे मैंने ये सारे एग्जांपल इसलिए लिए हैं क्योंकि ये पूरी फिजिक्स के अंदर आप लोगों को एवरेज वैल्यू में काम आने वाले हैं। जैसे कभी पूछा जाए साइन एक्स की एवरेज वैल्यू उसके पीरियड के अंदर कितनी होती है, तो आप लोगों को आंसर आना चाहिए कि 0 होती है। निकाला ना अभी अपन ने, तो वैसे ऐसे अगर मेरे से बोल देते ना बच्चों कि cos x, ये मैं और अच्छे से क्लियर करूँगा जब ग्राफ बताऊँगा। cos x की भी वैल्यू क्या होती है, जब अगर x की वैल्यू 0 से 2 पाई होगी तो भी एवरेज वैल्यू जो निकल के आएगी वो 0 ही निकल के आएगी। एवरेज वैल्यू क्या आती है, 0। ठीक है। सेकंड, अब यहाँ देखो साइन एक्स की एवरेज वैल्यू निकालें तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये आएगा। तो अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई, यहाँ पे भी 0 से पाई, तब ये कितना हुआ, ये आया माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 से पाई डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, x फ्रॉम 0 से पाई। तो देखो ये माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0, यही तो करेंगे। अब देखो cos पाई का मतलब cos 180 डिग्री, अब इतना तो आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा। 2 पाई का मतलब होता है 360, पाई का मतलब होता है 180, 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90। तो यहाँ देखो cos 180 डिग्री, तो माइनस -1 अपॉन पाई, आंसर कितना आया, 2 अपॉन पाई, कितना आया, 2 अपॉन पाई। ठीक। थर्ड देखो, थर्ड के अंदर क्या है, cos x है, तो cos x है तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 से 3 पाई बाई 2, यहाँ पे भी 0 से 3 पाई बाय 2। अब देखो क्या आया, cos x का इंटीग्रेशन sin x फ्रॉम 0 से 3 पाई बाई 2 डिवाइड बाय x फ्रॉम 0 से 3 पाई बाई 2, क्या आया, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाय 3 पाई बाई 2 माइनस 0। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना बात को मेरी, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, -1, ये होती ना। तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 हो गई, तो यहाँ आ जाएगा -1, और साइन 0 0 होता है अपॉन 3 पाई बाई 2, आंसर क्या आया, -2 अपॉन 3 पाई, कितना आया, -2 अपॉन 3 पाई।
ठीक है। फोर्थ देखो एवरेज वैल्यू, नेक्स्ट अपने को जो निकालनी है एवरेज वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन स्क्वायर एक्स की। तो ये अब अपना इंपॉर्टेंट टास्क हो चुका है कि साइन स्क्वायर एक्स की एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। अब मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान से समझना बात को। अगर मेरे से बोला जाए तो सर ने डायरेक्ट बताया था ये 1 माइनस कॉस 2x, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ये dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx। फिर इसको क्या करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 कॉस 2x dx डिवाइड बाय dx, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, क्या आया। अब ध्यान से समझो कितना आ गया, 1/2, यह आया x, 0 से 2 पाई माइनस 1/2 साइन 2x अपॉन 2 फ्रॉम 0 से 2 पाई डिवाइडेड बाय x फ्रॉम 0 से 2 पाई। तो क्या आया देखो, 1/2, 2 पाई माइनस 0 माइनस 1/4 साइन 4 पाई माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस 0। ध्यान से समझो साइन 4 पाई क्या होता है, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है देखो 1/2 2 पाई माइनस 0 अपॉन 4। कारण पाई का कोई सा भी मल्टीपल हो साइन की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ये ध्यान में रखना। क्या लिख सकते हैं, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, एनी मल्टीपल ऑफ पाई साइन इज ऑलवेज 0। अगर पाई का कोई सा भी मल्टीपल है तो अब यहाँ देखो क्या आया आंसर, मेरे से पूछा जाए तो आंसर कितना आया 1/2, तो ये आ गई अपनी। और ध्यान में भी रखने की साइन स्क्वायर एक्स की जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2। और एवरेज वैल्यू का सिंबल जो होता है ना वो ऐसे होता है, देखो बच्चों, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये कभी भी लिखा हुआ आ जाए ना तो इसका मतलब समझ जाना एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू को हमेशा इससे डिनोट करेंगे सिंबल से। और डायरेक्ट आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, आगे अपन इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स की जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0, है ना। ये भी अपन डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि cos x और sin x की वैल्यू भी 0 से, क्योंकि इनका पीरियड होता है बच्चों 2 पाई। 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। पीरियड का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई फंक्शन अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करे। अब sin x और cos x क्या होते हैं कि 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं, ठीक है। ऐसे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में भी आंसर 1/2 आने वाला है। तो ये इनके पीरियड में इनकी जो एवरेज वैल्यू आती है वो कितनी निकल के आती है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में तो 1/2 आएगी और साइन एक्स और कॉस एक्स में 0 आएगी। अब देखो फिफ्थ एवरेज वैल्यू की बात करें तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फ्रॉम 0 से 2 पाई, फ्रॉम 0 से 2 पाई। अब यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx प्लस 1/2 cos 2x dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। क्या आया 1/2 x 0 से 2 पाई प्लस 1/2 साइन 2x अपॉन 2 0 से 2 पाई अपॉन x फ्रॉम 0 से 2 पाई। तो यह आया 1/2 2 पाई माइनस 0 प्लस 1/4 साइन 4 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 2 पाई माइनस 0। अब वापस देखो आंसर तो वही आ गया। क्या करेंगे यहाँ पे, यह आया 1/2 2 पाई प्लस 1/4 0 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 पाई। आंसर कितना आया 1/2। तो cos स्क्वायर एक्स की भी एवरेज वैल्यू क्या निकल के आई 1/2 और साइन स्क्वायर एक्स की भी एवरेज वैल्यू क्या निकल के आई 1/2। ये एक रिजल्ट है जो ध्यान में रखना है। तो एवरेज वैल्यू अपन ऐसे ही निकालते हैं, है ना। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, है ना। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कुछ समझ में नहीं आया। और बेसिकली बच्चों ये डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, बस इसमें अपन dx से डिवाइड कर रहे हैं और एक्स्ट्रा। चलो अब देखो बच्चों अपन अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे जो अपने एप्लीकेशन
ये आप समझ लो एप्लीकेशन नंबर 4 है, एप्लीकेशन 4। जैसे अपन ने काइनेमेटिक्स की एप्लीकेशन देखी थी ना, काइनेमेटिक्स की एप्लीकेशन में क्या देखा था कि जब वहाँ पे एप्लीकेशन हमारे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वाले आ रहे थे, तो वही अपन इसके अंदर देखने वाले हैं, है ना। कैसे है, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए फर्स्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग in a straight line is given as v is equal to t square minus t plus 3, है ना। आपसे पूछा जाए कि फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t is equal to 1 to t is equal to 4 सेकेंड, या 4 नहीं, इसको 2 कर लो, 2 सेकेंड तक, है ना। यानी t is equal to 1 से स्टार्ट करते हुए t is equal to 2 सेकेंड तक जाने में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, है ना। अब पहले ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये चीज़ समझ सको कि यहाँ पे करना क्या है। जैसे देखो v हमारे को दे रखा है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3, क्या दे रखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3। अब देखो थोड़ा समझना, हमारे को पता है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने पे वेलोसिटी आती है। किसका, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने पे वेलोसिटी आती है। तो अगर मैं वेलोसिटी का, अब मैंने बताया था ना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में उल्टे हैं, तो अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कोई क्वांटिटी आ रही है, तो इंटीग्रेशन करने पे वो उसकी पहले वाली क्वांटिटी आ जाएगी। मतलब कि हमने ये देखा था कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैं कहूँ कि इधर ऊपर चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, वेलोसिटी। तो उल्टा चलेंगे तो इधर क्या कर रहे हैं अपन कि ये इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखो v को मैंने लिखा ds अपॉन डी टी, क्या आया, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3, ये आ गया। तो यहाँ देखो कितना आएगा, ds इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3 इंटू डी टी, ऐसे करना होगा, है ना। अब लिमिट लगाओ, लिमिट क्या कि मान लिया t इज इक्वल टू 1 पे जब ये स्टार्ट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि जहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे, तो वहाँ से 0 हो गया। जब 2 सेकंड पे पहुँचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s। ऐसे लिमिट लगाना आना चाहिए अपने को। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s 0 से लेके s, यह आ जाएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये 1 से लेके 2 तक। अब मुझे बताओ क्या आया, ये s माइनस 0 इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 बाई 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 2 माइनस 1, ये आया। अब ध्यान से देखो क्या आ गया, s इज इक्वल टू 7 बाई 3 माइनस 3 बाई 2 प्लस 3, यह आएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, ये 6 एलसीएम आया, तो 14 माइनस 9 प्लस 18, देखो कितना है ये 5, ये 23 बाय 6, ये हमारा आंसर आ गया कि हमने उस t इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हुए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में जाने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग, वो इतना है। समझ में आई ना बात। तो ये तरीके होते हैं, या ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जो अपने काइनेमेटिक्स के अंदर काम आने वाले हैं, है ना। ऐसे आगे जाके आप लोग देखोगे तो एक और ये भी आता है, जैसे फॉर ए पार्टिकल द फोर्स इज गिवन एज फोर्स जो दिया हुआ है वो F इज इक्वल टू 5t प्लस 6
न्यूटन, ये ध्यान में रखना, न्यूटन n लिखा हुआ है तो किसकी यूनिट हो गई, फोर्स की। आपसे पूछा हुआ है फाइंड द मोमेंटम इफ एट t इज इक्वल टू 0 मोमेंटम इज 5 एंड t इज इक्वल टू 3, इट इज p, और अपने को p ही निकालना है। तो पहले तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप लोगों ने 9th में एक चीज़ अगर जानते हो तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी बच्चों। क्या चीज़ पढ़ी थी कि जब कभी भी हमें फोर्स और उसके बारे में पूछा जाए तो न्यूटन का सेकंड लॉ अपन ने इसी से डिराइव किया था 9th के अंदर। अगर आप लोगों ने ये देखा हो कि फोर्स जो होता है, या मैं आप लोगों को बता भी दूं, F फोर्स जो होता है, फोर्स की डेफिनेशन ये होती है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में जो मोमेंटम होता है वो, या अपन ऐसे कह सकते हैं फोर्स इज इक्वलेंट टू dp अपॉन dt। क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन dt। अब मुझे बताओ dp अपॉन dt लिखेंगे तो ये फोर्स की जो वैल्यू है, किसकी, फोर्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखो फोर्स की वैल्यू अपने को दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 5t प्लस 6, किसके इक्वल दे रखी है, 5t प्लस 6 न्यूटन में। तो यहाँ रख दो, तो यहाँ आ गया 5t प्लस 6। अब ये न्यूटन से टेंशन नहीं लेना है, न्यूटन तो यूनिट है, तो n को देख के अपने को टेंशन नहीं लेनी। अब बताओ, ये लिखा dp इज इक्वल टू 5t प्लस 6 इंटू dt। आप और इसको कर सकते हो, dp इज इक्वल टू 5t dt प्लस 6 dt। अब लिमिट लगाओ, कैसे लिमिट लगाएंगे कि जब t इज इक्वल टू 0 था, क्वेश्चन ने बोला है ना t इज इक्वल टू 0, तो मोमेंटम 5 था, मतलब जब ये स्टार्ट हुआ तो मोमेंटम 5 तो था ही। जब टाइम 3 सेकंड हो गया तो मोमेंटम p हो गया। तो अपने को p की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, dp का इंटीग्रेशन p 5 से p, ये क्या आया 5t स्क्वायर अपॉन 2 0 से 3 प्लस 6t 0 से 3, क्या आया p माइनस 5 इज इक्वल टू 5 बाई 2 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 3 माइनस 0। तो p माइनस 5 इज इक्वल टू, देखो ये कितना आया 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 अपॉन 2 हो गया 22.5 प्लस 18। तो देखो p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये मिलके हो गया 40.5, तो आया 45.5। अब इसकी यूनिट जो होती है बच्चों वो आ गई न्यूटन सेकंड। कैसे हुई न्यूटन सेकंड, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकंड, है ना। ऐसा ही और अपन क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होती जाए कि अच्छा ये इस टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं जो हमारे से पूछे जाते हैं। जैसे मान लो जरूरी नहीं ये पूछ लिया जाए कि इफ़ ए पार्टिकल इज मूविंग with an acceleration of a is equal to t square minus t. A particle is moving with an acceleration of a is equal to t square minus t. Find the velocity when its acceleration is 0 if it start from rest। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बच्चों, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो चुका है क्योंकि अपन ने इसको घुमा फिरा के पूछ लिया है। घुमा फिरा के कैसे पूछा है, हमारे से बोला है कि एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, नहीं भी जा रहा हो तब भी मान लो कि एक पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन इतना है, एक्सेलरेशन इतना है, आपने से पूछा है फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वैसे याद करो कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन सर ने बताया था कि डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है।
तो उल्टा चलेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करने पे, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी। यानी कहीं ना कहीं मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो a की वैल्यू दे रखी है dv अपॉन dt, ये लिख के t स्क्वायर माइनस टी, क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर माइनस टी। अब ध्यान से समझना, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी लिमिट की, पर मुझे एक चीज़ दे रखी है कि वो स्टार्ट हुआ यानी t इज इक्वल टू 0 पे, कहाँ से, रेस्ट से। तो जब कभी भी बोला जाए ना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब होता है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी 0 है। भाई रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ, 0 से ही तो स्टार्ट हुआ, तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0। हमें उस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी जिस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो एक्सेलरेशन को 0 कर दो। t स्क्वायर माइनस टी को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आया t की वैल्यू 0 या फिर 1, क्या आया, t इज इक्वल टू 0 और 1। अब मुझे बताओ t इज इक्वल टू 0 पे तो अपने को पता है, तो यानी t की वैल्यू क्या हो गई, 1 है ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा, dv इज इक्वल टू टी स्क्वायर dt माइनस टी dt, ये लिखेंगे। अब देखो लिमिट लगाना, कि ये लिमिट लगाई क्या, कि टाइम जब 0 था तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था, टाइम जब 1 हो गया तो वेलोसिटी v हो गई, तो ये आ गया dv का इंटीग्रेशन v फ्रॉम 0 से v, ये t क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू 1। अब ये आया v माइनस 0 इज इक्वल टू 1/3, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब माइनस 1/2, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो आया v इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2, ये आया v इज इक्वल टू माइनस 1/6 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1/6 माइनस में नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, तो नेगेटिव वेलोसिटी आने का मतलब क्या हुआ, मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विद वेलोसिटी 1/6 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये आया। तो इस तरीके के एप्लीकेशंस जो अपन ने डिफरेंशिएशन में मैंने आप लोगों को बताए थे, वैसे ही एप्लीकेशन मैक्सिमा मिनिमा के जो अपन ने देखे थे ना, वही एप्लीकेशन से ही हैं।